अ वेरी गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरीवन। आई एम ऋचा शर्मा। आप देख रहे हो परचम। नया हफ्ता स्टार्ट हो चुका है, तो चलिए हम भी स्टार्ट कर लेते हैं हमारे डेली सीए को। और आज हमें 2 दिन के करंट अफेयर्स कवर करने, इजंट इट? व्हाई? कल संडे था, संडे को वीकली आता है, डेली सीए नहीं आता। तो कल आपके 2 वीकली सेशंस आए थे, एक पूरा वीकली रिवीजन जो हम पढ़ते हैं उसी का पायल मैम लेते हैं, और एक और आया था बैंकिंग और फिनेंस के बच्चों के लिए पर्टिकुलरली, वो बूस्टर डोज होता है वीकली। अगर नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज के सेशन की स्टार्ट कर लेते हैं और तिथि से देखेंगे, जैसे कि देखना हमको चाहिए। आषाढ़ महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है। शुक्ल पक्ष क्या होता है? ब्राइटर फोर्टनाइट, जिसमें चांद धीरे धीरे बढ़ता है। अभी तक तो याद हो गया होगा। हाँ जी, आज है नवमी, तो चांद थोड़ा और बढ़ चुका है। अब धीरे धीरे फुल मून की तरफ पहुंचेगा, यानी पूर्णिमा की तरफ पहुंचेगा एक एक दिन करके। और पूर्णिमा जैसे ही आ जाएगी, अगला नया महीना कौन सा आएगा? श्रावण या सावन महीना आएगा। बहुत सारे तीज त्योहार, मेले, झूले सब देखने को मिलेंगे। चलिए जी, सो इंपॉर्टेंट डेज से हम करते हैं कहानी की शुरुआत, तो उसको कर लेते हैं। आज यानी 15 जुलाई को आता है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। नेशनल यूथ डे कब आता है ये आप मुझे बताएंगे। बड़ा पॉपुलर और बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है नेशनल यूथ डे, जो कि भारत में ऑब्जर्व किया जाता है। ये है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। कब आता है? 15 जुलाई को आता है, राइट। और इसकी थीम इंपॉर्टेंट हो जाएगी यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। यूथ स्किल्स किसके काम में ली जाए? पीस और डेवलपमेंट के। और इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2014 के अंदर डिक्लेयर किया था कि हम वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाएंगे, और 15 जुलाई 2015 से इसको सबसे पहली बार ऑब्जर्व करना शुरू किया। ये नवंबर से कंफ्यूज मत होना, इस दिन डिसाइड किया गया था, डिक्लेयर किया गया था कि अच्छा अब अगले साल से हम 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाएंगे। ठीक है जी, चलिए अब हम आते हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24, एंड दिस इज 5 स्टार न्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि यूनाइटेड नेशन लेकर के रखता है, और 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास के जो हमने गोल्स लिए हैं उनको पूरा करने के लिए जो भी यूएन मेंबर कंट्रीज है काम कर रहे हैं, इंडिया भी काम कर रहा है। तो इंडिया एक इंडेक्स रिलीज करता है ईयरली बेसिस पे, बीच में एक आधी बार मिस भी हो गया, लेकिन इस बार 4th एडिशन रिलीज किया गया है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ कितना विकास कर रहे हैं, कितना ग्रो कर रहे हैं एज अ कंट्री और अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज भी, ताकि एक हेल्दी कंपटीशन जनरेटेड रहे और हर स्टेट यूनियन टेरिटरी और बेटर परफॉर्म करे एसडीजीज को अचीव करने के लिए। ठीक है जी, तो इस बार का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है 4th एडिशन था। कौन रिलीज करता है इसको? नीति आयोग रिलीज करता है। हमारा जो थिंक टैंक है नीति आयोग, उसने रिलीज किया। और लॉन्च किसने किया? सुमन बेरी जी ने। कौन है सुमन बेरी? वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग के। चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग का? बताओ जल्दी से, बड़ा कॉमन सी बात है। कौन है चेयरपर्सन? लिख दो। चलिए, सो मेन एम क्या है इस इंडेक्स का कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में किस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं। अब वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है, लेकिन इंडिया ने इन 17 के 17 पे रैंकिंग या हमारी परफॉर्मेंस रिलीज नहीं की है, टोटल 16 पे की है, ऐसा PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो बोलता है, और उसी के बेसिस पे सारे न्यूज़पेपर्स भी बोलते हैं। लेकिन जब आप रिपोर्ट देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि सिर्फ 15 इंडेक्स हैं जिनके ऊपर कंपैरिजन और प्रोग्रेस दिखाई गई है। 2 इंडेक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बातचीत नहीं की गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 एंड 17, इन दोनों को इंक्लूड नहीं किया गया। तो कायदे में तो 15 होने चाहिए, लेकिन PIB ने भी 16 लिखा है, सारे न्यूज़पेपर्स भी 16 लिख रहे हैं, तो मैंने भी यहाँ पे आपको 16 लिख दिया है। लेकिन मैं आपको वो भी बता दूंगी कि देखिए इस रिपोर्ट में SDG 14 के ऊपर कोई चर्चा नहीं की गई है, 17 पे तो की ही नहीं गई। ठीक है, तो यू शुड नो बोथ द साइड्स। अब एग्जाम के अंदर ऑब्वियसली जिस हिसाब से क्वेश्चन बने उस हिसाब से आप आंसर करेंगे। सो नेशनल प्रोग्रेस हमारी सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी की 113 इंडिकेटर्स पे, 113 इंडिकेटर्स पे दिखाई गई है। अब आप बोलोगे मैम अभी तो आप बोल रहे थे 16 या 15 इंडिकेटर्स की बात हो रही है, ये इंडिकेटर नहीं है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे आपने कितना परफॉर्म किया, अच्छा किया, बुरा किया, कैसे असेस होगा? तो टोटल 113 पॉइंटर्स बनाए गए कि आप इन पे कैसा कैसा परफॉर्म कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपकी रैंकिंग इन 15-16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे निकाली गई है। गॉट इट? तो इंडिकेटर्स जो ये इंडिकेट करें कि आपकी परफॉर्मेंस पॉवर्टी में, एजुकेशन में, जेंडर इक्वालिटी में कैसी चल रही है, वो कितने थे इंडिकेटर्स? 113 इंडिकेटर्स पे स्टडी की गई, राइट। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने ये सारा डेटा सामने रखा है। अब ये मैंने 16 SDG की कहानी आपको बता दी, अभी हम जो ग्राफ है उसके अंदर भी देख लेंगे। स्कोर जो दिया गया कंट्री लेवल पे भी, अब ये स्टडी ना 2 लेवल पे की गई है, एक इंडिया एज अ होल और एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी, और दोनों ही लेवल्स पे जो टोटल स्कोर है वो कितने में से देखा गया? 100 में से देखा गया।
तो इंडिया का स्कोर 100 में से कैसा है और अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी का स्कोर 100 में से कैसा है? क्लोज टू 100, परफेक्ट 100, यानी आप एकदम परफेक्ट अचीव कर चुके हो एसडीजी, जो कि कोई भी स्टेट, यूनियन टेरिटरी और कंट्री अभी तक नहीं कर पाया है। फिर हमने 4 कैटेगरी बना दी। देखो, एक तो अचीवर, अगर आपका स्कोर 100 है, जो कि अभी है ही नहीं। सेकेंड कैटेगरी है फ्रंट रनर, 65 से 99 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो इंडिया अभी फ्रंट रनर कैटेगरी में है, और हमारे 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी भी फ्रंट रनर कैटेगरी में आते हैं। फिर परफॉर्मर कैटेगरी है और लास्ट में एस्पायरेंट कैटेगरी है, राइट। और एस्पायरेंट कैटेगरी के अंदर भी कुछ स्टेट हमारे लायक कर रहे हैं, अभी हम देखेंगे। अब ये किन बच्चों के लिए? उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल नए नए हैं, अभी तैयारी में, बोलते हैं मैम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ही नहीं पता क्या होते हैं, आप बता तो दो। तो देखो बच्चा पार्टी, ये 17 एसडीजीज होते हैं, यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किए हैं कि हमें ये अचीव करने हैं, ठीक है जी। अब इनके ऊपर अलग से एक वीडियो मैंने बना रखा है, ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको याद करवा रखे हैं, बिकॉज एग्जामिनर पूछ लेता है कि बताइए एसडीजी 3 किससे डील करता हुआ है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग से। तो ये सेम सीक्वेंस में याद कराने के लिए एक वीडियो है, आपको 2024 स्टैटिक जीके या करंट जीके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर के देख लीजिएगा अच्छे से, बिकॉज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसी में से ये जो लाइफ बिलो वाटर है और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स है, इन दोनों एसडीजी को छोड़ के बाकी सारे एसडीजीज के ऊपर कंपैरिजन करके ये इंडेक्स लाया गया है। क्लियर? ओवरऑल इंडिया की प्रोग्रेस कैसी है? अच्छी है। देखो, सबसे पहला जो इंडेक्स का एडिशन था ये 2018 में आया था, तब हमारा स्कोर 57 था। अगला इंडेक्स 1920 में हुआ, हमारा स्कोर 60 पहुंचा। अगला 2021 में था, हमारा स्कोर 66 पहुंचा, और अब 23-24 में है, बीच में 1 साल का गैप आया, हमारा स्कोर 71 है। तो हमारा करंट स्कोर क्या है? 71 है। लास्ट इंडेक्स में हमारा स्कोर क्या था? 66 था। तो इंडिया इज प्रोग्रेसिंग ऑन एसडीजी। देन कौन सा एसडीजी है जिसमें सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हम शो कर रहे हैं? ओके, लास्ट इंडेक्स के मुकाबले इस इंडेक्स में मैसिव या मैक्सिमम इंप्रूवमेंट हमने किसमें शो किया? एसडीजी 13, क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन में 2021-22 में हम 54 स्कोर पे थे, और अब हम हैं 67 स्कोर पे। ऐसा नहीं सिर्फ इसी में अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन बेस्ट हमने इसमें परफॉर्म किया। गॉट इट? चलिए, यहां तक की कहानी क्लियर है। अब हम देखेंगे कुछ की फाइंडिंग्स नेशनल लेवल पे, इंडिया एज अ नेशन एसडीजी के काम क्षेत्र में कैसा कर रहा है। तो देखो, कॉम्पोजिट स्कोर हमारा बढ़ा है, इंप्रूव हुआ है, 66 था, अब 71 है 23-24 में। देन हमने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कुछ गोल्स में की है, जैसे कि गोल 1 नो पॉवर्टी का, गोल 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, गोल 13 क्लाइमेट एक्शन, मैक्सिमम ग्रोथ भी हमने इसी में दिखाई है। देन गोल 15 लाइफ ऑन लैंड। ये कुछ गोल्स हैं जिनमें हम फ्रंट रनर कैटेगरी में हैं, यानी सेकंड बेस्ट कर रहे हैं। और गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स होते हैं ना, जैसे प्रधानमंत्री जन आवास योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत मिशन, देन प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह की जो सरकार मिशंस लाती रहती है, उनकी वजह से आप अलग अलग एरियाज में एज अ कंट्री प्रोग्रेस करते हो, और इसीलिए आपका स्कोर बढ़ता जा रहा है। यहां देखो, ये गोल वाइज परफॉर्मेंस है भारत की। तो ये टोटल आपको एसडीजीज दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मिसिंग है, 15 16 और 17 मिसिंग है। और इसमें देखो, ब्लू दिखाता है अचीवर 100%, हम कहीं भी नहीं है। फ्रंट रनर ग्रीन से दिखाया गया है। तो ये इतने सारे बार्स आपको फ्रंट रनर दिख रहे हैं, 2023-24 का ये डेटा है। देन परफॉर्मर आपको येलो में दिख रहे हैं। एक एरिया जहां हम एस्पायरेंट है, लेस देन 50 का स्कोर लेकर के बैठे हैं आज भी, वो कौन सा है? जेंडर इक्वालिटी, 49 स्कोर है हमारा। ओके, सो जेंडर इक्वालिटी में हमें अभी भी बहुत मैसिव काम करने की जरूरत है। फिर आगे बढ़ेंगे, देखिए स्टेट लेवल की बात करते हैं। तो जितने भी हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं, उन्होंने प्रोग्रेस ही दिखाई है सारे एसडीजीज में, इंप्रूवमेंट है सभी के स्कोर में। टॉप स्टेट्स कौन से रहे? टॉप 3 कौन से हैं? टॉप पोजीशन पे 2 स्टेट हैं, उत्तराखंड और केरला। उत्तराखंड, केरला, दे आर द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स विद द स्कोर ऑफ 79 ईच। और थर्ड नंबर पे आता है तमिलनाडु, 78 स्कोर है। टॉप 3 हमेशा याद रखिएगा जी, आजकल एग्जामिनर थर्ड नंबर सेकंड नंबर भी पूछता है। तो टॉप 3 उत्तराखंड, केरला दोनों टॉप पे हैं, और सेकंड पोजीशन कोई नहीं आएगा, थर्ड पोजीशन तमिलनाडु आ गया। टॉप यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, सेकंड नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर, थर्ड नंबर पे पुडुचेरी। बिहार की परफॉर्मेंस सबसे नीचे रही है सभी स्टेट्स की, अगर हम बात करें, वर्स्ट परफॉर्मर की तरह देखा गया। फ्रंट रनर कैटेगरी में टोटल कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी मिला के आए हैं? 32। ओके, और परफॉर्मर यानी थर्ड बेस्ट कैटेगरी में 4 स्टेट्स आए हैं, जिनमें देखो बिहार सबसे नीचे है 57 के स्कोर पे। बिहार, झारखंड, नागालैंड, मेघालय, इनका स्कोर सबसे लो रहा, और ये परफॉर्मर कैटेगरी में रहे।
एस्पायरेंट्स में नहीं है, बिल्कुल लेस देन 50 वाले में कोई भी नहीं है हमारा, लेकिन परफॉर्मर कैटेगरी में रहे हैं। और फास्टेस्ट, अगर हम 2018 से अभी तक का कंपैरिजन करें, जब से इंडेक्स शुरू हुआ और आज तक, तो सबसे फास्टेस्ट मूविंग स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जो सबसे तेजी से काम कर रहा है एसडीजी के ऊपर, और इसका स्कोर 25 से बढ़ा है, फॉलोड बाय जम्मू एंड कश्मीर। गॉट इट? अब इसी का डिपिक्शन आपको चार्ट्स और टेबल्स में देख सकते हो। देखो, ये 18 का है, ये 19-20, 20-21 और ये 23-24 का। ग्रीन एरिया बढ़ता जा रहा है ना, मतलब हम फ्रंट रनर कैटेगरी में मूव करते जा रहे हैं। अब आपको 1, 2, 3 और 4 ही हैं जो दिखेंगे थर्ड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स, बिहार, झारखंड, मेघालय और नागालैंड। बस ये बचे हैं जो हमने देखे ना अभी यहाँ पे परफॉर्मर्स कैटेगरी में, ये 4 स्टेट्स ही हैं। और हमारे रेड कैटेगरी में कोई भी नहीं बचा, ग्रीन के अंदर बाकी सारे हैं, और ब्लू में अभी हम नहीं हैं। और ये आपके टॉप 3 आ गए, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, और ये बॉटम 3 आ गए, बिहार, झारखंड एंड नागालैंड। नागालैंड अकेला नहीं होगा, नागालैंड के साथ मेघालय का भी सेम स्कोर ही है। ठीक है जी, चलिए। सो समझ में आ गया पूरा इंडेक्स। सो एसडीजी इंडेक्स क्या है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स क्या है, इसको नीति आयोग लॉन्च करता है, दिसंबर 2018 से लॉन्च किया गया है, और ये यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया के कोलैबोरेशन के साथ लॉन्च किया जाता है। भारत एज अ होल एंड उसके अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितना कैसा काम कर रहे हैं। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करके पैक करके साइड में रख देना। चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। अगली न्यूज आ रही है गुजरात से रिलेटेड। गुजरात के अंदर एक विचित्र सा, एक नया सा वायरस देखने को मिला है, जिसकी वजह से 4 बच्चों की हो चुकी है मौत और कुछ बच्चे अभी भी इससे जूझ रहे हैं। सो ये एक फेटल वायरस है। 4 चिल्ड्रन डाइड ड्यू टू सस्पेक्टेड चांदीपुरा वायरस। क्या नाम रखा है इसका? चांदीपुरा वायरस। और इसका इन्फेक्शन गुजरात के अंदर अभी फैल रहा है। गुजरात के साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 बच्चों की डेथ हो चुकी है। सो चांदीपुरा या चंडीपुरा, जैसे भी आप इसको पढ़ना चाहें, चांदीपुरा वायरस, कहाँ इसके केसेस देखे जा रहे हैं? गुजरात के साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखे जा रहे हैं। रेयर और डेडली पैथोजन है। वेक्टर क्या है, वाहक कौन है, किसके थ्रू हमारी बॉडी में आता है? ये मस्कीटोज हो गए, सैंड फ्लाइज हो गई, टिक्स हो गई, जो जानवरों में रहती है ना, इनके थ्रू हमारी बॉडी में आता है। और ये वायरस क्या करता है? हाई फीवर, फ्लू जैसे सिम्टम्स होते हैं, और अक्यूट एनसेफेलाइटिस कॉज करता है। एनसेफेलाइटिस इज ब्रेन में हमारे सूजन हो जाती है, राइट, और उसकी वजह से डेथ तक हो जाती है, कोमा में चला जाता है बच्चा, सिवियर बीमार हो सकता है। फिर हम चलते हैं स्पोर्ट्स में। वेरी इंपॉर्टेंट, विंबलडन। टेनिस के मेजर्स में 4 आते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन एंड यूएस ओपन, राइट। सो विंबलडन ओवर हो चुका है और मेन और विमेन के अंदर हमें हमारे विनर्स मिल चुके हैं। सो विंबलडन टेनिस में बारबोरा क्रेचकोवा, शी हैज वन विमेन सिंगल टाइटल। बारबोरा क्रेचकोवा एंड कार्लोस अल्कराज ने मेन सिंगल टाइटल अपने नाम कर लिया है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द न्यूज और थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन भी देख लेते हैं। विंबलडन 2024, बारबोरा क्रेचकोवा एंड कार्लोस अल्कराज आर विनर्स। बारबोरा क्रेचकोवा कौन से कंट्री की हैं? चेक रिपब्लिक की हैं। इन्होंने हराया किसको? इवन दिस इज इंपॉर्टेंट, ऐसे इंपॉर्टेंट टाइटल्स में रनर अप का नाम याद रखना भी जरूरी है। तो इन्होंने हराया जैस्मीन पाओलिनी को, जो कि इटली की हैं। और बारबोरा क्रेचकोवा का ये मेडन विंबलडन टाइटल है, यानी पहली बार इन्होंने विंबलडन जीता है। कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं, हराया किसको? नोवाक जोकोविच को हराया, जो कि सर्बिया के हैं। पिछले साल भी इन दोनों के बीच में ही फिनाले हुआ था और यही रैंकिंग आई थी कि भाई कार्लोस जीत गए हैं और नोवाक जोकोविच जो हैं वो हार गए थे। नोवाक जोकोविच ऑलरेडी 7 टाइम विंबलडन जीत चुके हैं। एक और जीत से अभी तक रुके हुए हैं। एक और जीत अगर आ जाती तो ये बराबरी कर लेते रॉजर फेडरर की, जो 8 टाइम विंबलडन टाइटल जीत चुके हैं। मेजॉरिटी बार किसी ने अगर विंबलडन टाइटल जीता है मेल्स में तो रॉजर फेडरर है। ठीक है जी, यहां तक की कहानी क्लियर है। अब चलिए कुछ स्टैटिक देखते हैं। देखो, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स, जिन्हें हम टेनिस मेजर्स भी कहते हैं, वो 4 होते हैं, जिनके अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन आते हैं और इसी सीक्वेंस में खेले जाते हैं हर साल। जनवरी, मई, जून जुलाई और अगस्त सितंबर का ये कैलेंडर है। ये 3 पूरे हो चुके हैं और इन दोनों के विनर्स के नाम आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। अभी अगर नहीं याद है तो जब वीडियो ओवर हो जाएगा उसके बाद आप गूगल करेंगे, सर्च करेंगे और फिर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। पर ये काम करेंगे आप, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ चुके हैं हम। अभी 6 मंथली मैगजीन भी जो आपकी रिलीज हुई है उसमें भी ढंग से कैटेगरी करके दिया गया है आपको। फिर भी याद नहीं है तो ढूंढिएगा और लिखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल फीमेल, फ्रेंच ओपन मेल फीमेल विनर्स। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो है वो दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे और विंबलडन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। विंबलडन सबसे पुराना मेजर है,
ठीक है, 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी, फिर यूएस ओपन की शुरुआत हुई, उसके बाद फ्रेंच ओपन आया और सबसे नया है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन। क्लियर है जी। फर्दर अगर आप देखोगे कि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम विन किसने की है, ग्रैंड स्लैम टाइटल सबसे ज्यादा किसने जीते हैं, दो व्यक्ति हैं जो कि टाई पे हैं, राफेल नडाल एंड नोवाक जोकोविच। दोनों ने 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स, इंडिविजुअल टाइटल्स मतलब विंबलडन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच सब मिला करके 22 इन्होंने जीते हैं एंड रॉजर फेडरर इज ऑन थर्ड पोजीशन। विमेन में अगर आप देखेंगे सेरेना विलियम्स 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत के मेल फीमेल दोनों में लीड कर रही हैं एंड 22 पे स्टेफी ग्राफ भी हैं, वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट्स। व्हेन वी वर यंग आई यूज्ड टू अडोर हर, इनके मैचेस हम देखा करते थे, पीट सैम्प्रास, स्टेफी ग्राफ और फिर मार्टिना नवरातिलोवा थर्ड नंबर पे हैं। ठीक है जी, चलिए अगली खबर की तरफ रुख करेंगे और न्यूज आ रही है कि वर्ल्ड का पहला ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट होने जा रहा है, अभी तो नहीं, नवंबर में होगा पर अनाउंस हो चुका है और उसका नाम है वेव्स कहां होगा, ये गोवा के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सो गोवा में वेव्स ऑर्गेनाइज होगा और ये क्या है, वर्ल्ड का पहला ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है जो कि कंडक्ट होना है। कम सेल विद अस, ये इसकी टैगलाइन रखी गई है। इंडिया टू होस्ट फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट इन गोवा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इसको ऑर्गेनाइज करेंगी और नवंबर के अंदर ये कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है जी, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, उसी के अलॉन्ग साइड ये भी कंडक्ट किया जाएगा। अब इससे होगा क्या, देखिए ऑलरेडी इंडिया एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड मार्केट है। अब जब आप ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट को बढ़ावा देंगे तो मार्केट थोड़ा और ग्रो भी करेगा एंड ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी सिग्निफिकेंटली जनरेट होंगी। अगली न्यूज देखेंगे, दूरदर्शन, डीडी न्यूज, दूरदर्शन एंड साथ में एक आईआईटी है, आईआईटी दिल्ली। सो दूरदर्शन यानी प्रसार भारती की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, प्रसार भारती और आईआईटी दिल्ली। प्रसार भारती के अंदर में दो चीजें आती हैं, ऑल इंडिया रेडियो आता है और दूरदर्शन आता है। सो प्रसार भारती और आईआईटी दिल्ली मिलके डीडी रोबोकॉन 2024 ऑर्गेनाइज करेंगे। जो ऑर्गेनाइज की जा रही है उसका नाम है डीडी रोबोकॉन 2024। ये एक कॉम्पिटिशन है, चैंपियनशिप है, नई दिल्ली इंडिया के अंदर होगी। प्रसार भारती और आईआईटी दिल्ली मिलके इसको होस्ट करेंगे। 2 दिन का ये कॉम्पिटिशन होने वाला है रोबोटिक्स से रिलेटेड और 13 जुलाई से ये स्टार्ट हो चुका है और अब तो वाइंड अप भी हो गया है। 13 से 15 तक होना था, 13-14 को होना था, हाँ ठीक है, 2 दिन का था, खत्म हो चुका है। जो भी विनर्स होंगे अब वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। सो आईआईटी दिल्ली एंड प्रसार भारती टू होस्ट 2-day रोबोट कॉम्पिटिशन जिसका नाम है डीडी रोबोकॉन और ये त्यागराज स्टेडियम दिल्ली के अंदर हुआ। 750 स्टूडेंट्स 45 कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन के इसमें पार्टिसिपेट किए। विनिंग टीम जो है अब वो रिप्रेजेंट करेगी इंडिया को इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन रोबोकॉन 2024 में, जो कि कहाँ होगा, वियतनाम में होगा। विनर्स के नाम जरूरी नहीं है, पहली बात तो ये जरूरी है कि डीडी रोबोकॉन किसने ऑर्गेनाइज किया, तो प्रसार भारती और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर किया। अब जो विनर्स हैं वो कहाँ जाके कॉम्पीट करेंगे, वियतनाम में कॉम्पीट करेंगे। यहां अगर हम कोई पोजिशन ले आते हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए अगली खबर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के दरवाजों से निकल करके और न्यूज है एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइजेस। एग्रीश्योर ये एक फंड्स हैं जो कि अनाउंस किए गए हैं नाबार्ड के द्वारा। जो भी एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स के अंदर कंपनीज लगी हुई हैं उनके लिए बहुत सारी फंडिंग लेकर के आई गई है ताकि उनमें टेक्नोलॉजी आ सके और जल्दी जल्दी वो ग्रो कर सके। सो एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए स्टार्टअप्स को इकोसिस्टम को बूस्ट मिलेगा और उसके लिए एक फंड अनाउंस किया गया है, एग्रीश्योर फंड। फुल फॉर्म क्या है, एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस। चलो देख लेते हैं इसके बारे में। सो नाबार्ड ने अनाउंस किया है 750 करोड़ रुपीस की लागत का अभी एग्रीश्योर फंड टू प्रमोट इनोवेशन इन एग्रीकल्चर। ओके, और उस फंड का नाम एग्रीश्योर है, फुल फॉर्म ये दिया हुआ है आपको। और इसको मैनेज कौन करेगा, नाब वेंचर्स, जो कि एक होली ओन सब्सिडरी है नाबार्ड की ही होली ओन सब्सिडरी है नाब वेंचर्स। वो इस पूरे कॉर्पस को 750 करोड़ रुपीस को वो मैनेज करेगा, किसको कितना देना है, कैसे अलॉट करना है। और नाबार्ड और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने मिलकर के 250 करोड़ रुपए लगाए हैं और बाकी के जो 250 करोड़ हैं वो बाकी इंस्टीट्यूशंस ने इस फंड में ऐड किए हैं। अब इससे होगा क्या कि 85 एग्री स्टार्टअप्स जो हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो स्टार्टअप्स हैं, उनको फंडिंग दी जाएगी 25-25 करोड़ रुपए की लागत से एंड टू एंड तक उनके काम के लिए। टेक्नोलॉजी जब वो R&D कर रहे हैं, बना रहे हैं, प्रोडक्शन में लगा रहे हैं, एक्सेट्रा। ठीक है जी,
अब हम अगली न्यूज पे आते हैं, स्टेट न्यूज कैटेगरी, और उसके लिए सबसे पहले चलेंगे हम नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा। नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा, असम है, उसके नीचे मेघालय है और फिर त्रिपुरा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरफ आता है मिजोरम, न मा मी, और इधर अरुणाचल आ जाता है। ठीक है, इधर असम आया, यहाँ पे आया मेघालय, और बिल्कुल मिजोरम के पास में यहाँ पे त्रिपुरा आता है। इस तरह से ये 7 सिस्टर्स यहाँ पे बने हुए हैं। चलिए, सो त्रिपुरा से खबर आ रही है कि खर्ची पूजा फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पे। त्रिपुरा से जो भी बच्चे देखें, आप सबको खर्ची पूजा की ढेरों बधाइयाँ। और खर्ची पूजा क्या होता है, त्रिपुरा में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहली चीज, कब मनाया जाता है? आषाढ़ महीना चल रहा है अभी, आषाढ़ महीना। आज क्या है? आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी थी, हमने देखी थी शुरू में तिथि, तो कल से ही ये चालू हुआ है, यानी आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से मनाया जाता है खर्ची पूजा त्योहार। ठीक है, आषाढ़ शुक्ल अष्टमी। और ये यानी इंग्लिश में अगर आप बोलोगे, जुलाई अगस्त के महीने में आषाढ़ महीना देखा जाता है। सो अभी जुलाई चल रहा है ना, सो जुलाई में न्यू मून यानी अमावस के जो 8th डे है, अमावस के बाद 8वां दिन यानी अष्टमी। तो इंग्लिश में आप बोलोगे तो इस तरह से बोलोगे, वरना आषाढ़ शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। खर का मतलब होता है खरता यानी सिन, जो भी पाप आपने किए हैं। और ची या शी का मतलब होता है क्लेंजिंग, यानी इस पूरे ये पूजा का टाइम भी है, उत्सव का टाइम भी है, और इस टाइम आप अपने सिन्स को धोने का काम करते हो। आपने जो भी पाप अगर किए हैं, आपने कुछ बुराइयां की हैं, तो आप उनके लिए पश्चाताप करते हो या फिर भगवान से प्रार्थना करते हो कि वो हट जाए। 7 डेज तक ये पूरा फेस्टिविटी और पूजा का टाइम चलेगा। ओल्ड अगरतला के अंदर ये पूरा सेलिब्रेशन और पूजा की जाती है। वहां पे भी कौन सा मंदिर? 14 गॉड्स टेम्पल, यानी कि चतुर्दशा देवता टेम्पल। चतुर्दशा देवता मंदिर का जो प्रांगण है, परिसर है, वहां पे प्रेमिस के अंदर ये होती है। और इसमें 14 जो देवता हैं, उनके सिर्फ हेड्स होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। उनको मंदिर से ले जा करके, नदी है एक, उसमें स्नान करा के वापस मंदिर में बिठाया जाता है। और ये सब रॉयल प्रीस्ट के द्वारा किया जाता है, जो भी रॉयल पुजारी होते हैं वो करते हैं। तो 14 गॉड्स जो मंदिर में विराजमान है, उनको रिवर साइद्रा में ले जा करके जो चांताएं हैं, यानी जो रॉयल प्रीस्ट हैं, वो स्नान करवाते हैं और वापस मंदिर में लाके उनको स्थापित किया जाता है। ये पूरा इस दौरान होता है। ठीक है, तो कौन सी पूजा? खर्ची पूजा। कहाँ? त्रिपुरा के अंदर। फिर हम आते हैं ईस्ट इंडिया का पहला डिसेबल्ड वॉर सिटी एट रांची, झारखंड। अब देखिए, अभी बना नहीं है, वॉर सिटी मतलब यूनिवर्सिटी। सो ईस्ट इंडिया का यानी हमारे पूर्वी राज्यों में से पहला ऐसा कोई यूनिवर्सिटी जो कि डिसेबल्ड लोगों के लिए, स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए बनाई जाएगी, तो वो झारखंड अभी विचार कर रहा है कि हम लेकर के आए। हालांकि अभी नहीं बनी है, ध्यान दीजिएगा, बनने जा रही है, बनने जा सकती है, ऐसे समझिए। ओके, सो ईस्ट इंडियाज फर्स्ट डिसेबल्ड वॉर सिटी, झारखंड गवर्नमेंट एक प्लान पे वर्क कर रही है अभी कि हम भारत की नहीं, ईस्टर्न पूर्वी भारत की पहली यूनिवर्सिटी फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए ला सके रांची में। अभी प्लान के ऊपर काम चल रहा है। अगर आप एग्जिस्टिंग देखो कि सबसे पहला स्टेट जो कि डिसेबल्ड लोगों के लिए यूनिवर्सिटी चालू की थी जिसने, तो वो उत्तर प्रदेश है। जगत गुरु रंभाचार्य दिव्यांग यूनिवर्सिटी चित्रकूट उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये कंट्री की पहली डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी थी जो दिव्यांग लोगों के लिए थी। अभी क्या होता है, अगर आप दिव्यांग हो तो आप बाकी बच्चों के साथ में पढ़ो, लेकिन एक डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी जो सिर्फ दिव्यांग जनों के लिए थी, वो उत्तर प्रदेश चित्रकूट के अंदर चालू की गई थी। ठीक है, और अगली अब ईस्ट इंडिया की पहली पे वर्क अभी कौन कर रहा है? झारखंड कर रहा है, ताकि रांची में स्टार्ट हो सके। सीएम कौन है झारखंड के? हेमंत सोरेन जी हैं, वापस सीएम बन चुके हैं, तो अब वापस से हेमंत जी सो रहे हैं झाड़ियों में। हाँ, गवर्नर ऑफ झारखंड सीपी राधाकृष्णन जी हैं। और बाकी झारखंड पहले किसका हिस्सा था? बिहार का हिस्सा था। कब बना? नवंबर 2000 के अंदर स्टेटहुड अचीव किया है। अगली जो खबर आ रही है वो योगी आदित्यनाथ जी, और उनके हाथ में बड़े बड़े आम। क्यों? क्योंकि सीएम योगी जी ने किया है आम महोत्सव का आगाज। आगाज नहीं होता है, ये नुक्ता रह गया, यहाँ पे नुक्ता आना चाहिए था, आगाज होता है। सो यूपी मैंगो फेस्टिवल, उत्तर प्रदेश का आम महोत्सव यानी यूपी मैंगो फेस्टिवल 2024 चल रहा है और खत्म भी हो गया अब तो। जुलाई 12 to 14 था।
अवध शिल्प ग्राम में 120 वैरायटी ऑफ स्पेशल मैंगोज डिस्प्ले में किए गए, अलग अलग तरह के कंपटीशन किए गए, कौन कितने आम खा सकता है एटसेट्रा एटसेट्रा। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यूपी जो है वो अकेले पूरे देश भर के मैंगो प्रोडक्शन का 30% प्रोडक्शन करता है, उत्तर प्रदेश। और पहली बार 160 ईयर्स में पहली बार हमारा जो दशहरी मैंगो है, दशहरी आम है जिसको चूज करके खाया जाता है, बहुत फेमस है, वो पहली बार यूएस को एक्सपोर्ट किया जाएगा। अभी तक यहाँ एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा था। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लखनऊ का सुप्रसिद्ध दशहरी आम पहली बार एक्सपोर्ट किया जाएगा। और अगर आप रेट्स देखोगे ना तो देखना एक्सपोर्ट से कितना फायदा होता है। जो दशहरी आम हमें भारत के अंदर 60 रुपए से 100 रुपए किलो में मिल जाता है, अगर स्टार्ट होता है तो 60 में और धीरे धीरे 100 में और धीरे धीरे 60 रुपए प्रति किलो पे आ जाता है। लेकिन यही अगर आप यूएसए में खाना चाहोगे ना 900 रुपीज पर केजी, तो आम यहाँ एंजॉय कर लो। यूएस अगर जाने का प्लान कर रहे हो तो खा के जाना, लेके जाना। अगली खबर के लिए अब हम चलते हैं, यूपी से ही है एक व्यक्ति जो इंटरनेशनल माउंटेनियर है, नाम है उनका नीतीश सिंह। सो यूपी के नीतीश सिंह जी ने कॉन्कर किया है एक पीक को, और उस पीक का नाम है माउंट किनाबालू। माउंट किनाबालू कहाँ की है? मलेशिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। मलेशिया की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? माउंट किनाबालू। और उस पे सबसे कम समय में चढ़ने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? नीतीश सिंह बन गए हैं, उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं। 19 घंटे में, मात्र 19 आवर्स में इन्होंने ये जो पीक है इसको फतेह कर लिया है। माउंट किनाबालू, हाईएस्ट पीक ऑफ मलेशिया, नीतीश सिंह फ्रॉम यूपी। देन कमिंग ओवर फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर अभी एक बिल पास कर दिया गया है हूच ट्रेजेडी के बाद। हूच ट्रेजेडी क्या होती है? जो कि नकली शराब बनाई जाती है, अवैध शराब बनाई जाती है, जहरीली शराब जिसे हम बोलते हैं। सो उसके चलते तमिलनाडु के अंदर अभी 60 लोगों की मृत्यु हो गई, मौत के घाट उतर गए लोग गलत दारू पीने से। ओके, और उसके बाद तमिलनाडु सरकार जो है उन्होंने एक बिल पेश किया था जिसमें कि वो ट्राई कर रहे थे तमिलनाडु प्रोहिबिशन एक्ट 1937 के प्रावधानों को चेंज करके और सख्ती दिखाई जाए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज लगाई जाए, ज्यादा सालों की सजा डाली जाए, ताकि लोग ये जो नकली लिकर बनाते हैं, जो जहरीली शराब बनाते हैं, वो बनाना रोकें, बंद करें, ताकि इस स्टेट के अंदर बिल्कुल इस तरह के वाकये वापस ना हो। तो तमिलनाडु प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2024 एनफोर्स हो चुका है। तमिलनाडु प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2024, जिसके तहत सिवियर फाइन्स और पनिशमेंट टर्म्स डाली गई हैं अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो, प्रोसेस करते हो या सेल करते हो इलिसिट लिकर को, राइट, अवैध शराब जिसे हम बोलते हैं, अगर आप उसको करते हो तो। देखिएगा 10 years ऑफ रिगरस इंप्रिजनमेंट है एंड 5 लाख रुपीज तक की पेनल्टी है इस एक्ट के अंदर। लेकिन अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है ये लिकर पीने से, तो उस केस में और सिवियर है, रिगरस इंप्रिजनमेंट लाइफ टाइम के लिए भी हो सकता है, और फाइन नॉट लेस देन 10 लाख रुपीज, कम से कम 10 लाख का जुर्माना तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। अगली खबर केरला से आ रही है। केरला में मल्लिका साराभाई जी ने रिलीज की है एक किताब, और किताब का नाम है गुरुवायूरप्पन कॉलेज के ऊपर बुक लिखी गई है, नाम नहीं है इसका। सो एक किताब जो कि गुरुवायूरप्पन कॉलेज के ऊपर लिखी है, किसने लिखी है? मल्लिका साराभाई ने लिखी है। समूथेरी गुरुवायूरप्पन कॉलेज अनुभव चरित्रम है। सो ये जो किताब है ये लिखी है मल्लिका साराभाई ने, और ये चांसलर हैं केरला कलामंडलम की, और किताब का नाम है सामूथिरी गुरुवायूरप्पन कॉलेज अनुभव चरित्रम। ठीक है, इसके अंदर ये जो कॉलेज है इसकी 150 साल की जो हिस्ट्री है, और कैसे जो रूलर्स थे कोड़िकोड के, यानी जो जैमोरिन्स थे कोड़िकोड के, उन्होंने कैसे यूनिवर्सिटी स्टार्ट की और कैसे वो चाहते थे कि उनके जो भी प्रजा है वो पढ़े लिखे, एजुकेशन का कितना स्प्रेड किया उन्होंने, उसके ऊपर ये पूरी किताब लिखी गई है। केरला लिटरेसी के मामले में अग्रणी स्टेट रहता है, यानी सबसे एडवांस स्टेट रहता है इंडिया में, और रीजन आपको वन ऑफ द रीजन देखने को मिलेगा, 150 साल से एजुकेशन के ऊपर काफी फोकस यहाँ पे रहा है। देन अब हम इंटरनेशनल डोमेन की तरफ रुख करेंगे, और सबसे पहली खबर आ रही है नेपाल से। नेपाल में केपी शर्मा ओली जी वापस बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर नेपाल के। प्रचंड जी जो थे उनकी जो मेजॉरिटी थी वो लूज हो गई पार्लियामेंट के अंदर, और फिर पुष्प कुमार दहल प्रचंड वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज करने के बाद अब नई जो सरकार बनी है वो गठबंधन की सरकार बनी है, जिसके अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट यानी CPN UML और नेपाली कांग्रेस का कोलिजन हुआ, और प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया? केपी शर्मा ओली जी को बनाया, और ये तीसरी बार PM बने हैं नेपाल के। पहले 2 टर्म्स ऑलरेडी ये कर चुके हैं, 2 बार
प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, टर्म तो हम नहीं बोलेंगे। सो अक्टूबर 11 2015 2016 में बने थे, फिर 18 से 21 बने थे, अब तीसरी बार ये पीएम बने हैं। प्रेसिडेंट कौन है नेपाल के? सो रामचंद्र पौडेल जी हैं, इन्होंने शपथ ग्रहण करवाई। रामचंद्र पौडेल जी ने केपी शर्मा ओली जी को शपथ करवाई। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? पुष्प कुमार दहल प्रचंड को रिप्लेस किया है। फिर हम चलते हैं एक पड़ोसी देश से दूसरे पड़ोसी देश पाकिस्तान चलते हैं। पाकिस्तान में पहली वुमेन चीफ जस्टिस मिली है लाहौर हाई कोर्ट को। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पहली वुमेन चीफ जस्टिस जस्टिस आलिया नीलम जी ने ओथ टेकिंग की। ठीक है, सो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम बनी हैं। हाँ, आलिया भट्ट से याद कर लो, बिल्कुल सही बात है, अच्छे से याद हो जाएगा। प्रेसिडेंट कौन है अभी पाकिस्तान के? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब लिख दीजिए पाकिस्तान के। चलिए, प्रेसिडेंट मैंने लिखा हुआ है, आसिफ अली जरदारी जी हैं, और यहाँ कहीं लिखे तो नहीं है हमने। प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखिए पाकिस्तान के जल्दी से। फिर हम चलते हैं एक और देश की तरफ। देश का नाम है लिथुएनिया। देश का नाम क्या है? लिथुएनिया। यूरोप की एक कंट्री है, और वहां पे प्रेसिडेंट बने हैं गीतानास नौसेदा। नए नहीं बने हैं, सेकेंड 5 ईयर टर्म के लिए इनको रीइलेक्ट किया गया है। ये यूरोप आपको दिख रहा है, ये लिथुएनिया है, और लिथुएनिया में प्रेसिडेंट है गीतानास नौसेदा। ही हैज स्worn इन एज द प्रेसिडेंट फॉर द सेकेंड 5 ईयर टर्म। ओके, एंड देन फिनलैंड ने एक ऐसा लॉ पास किया है जिससे असाइलम सीकर्स जो होते हैं, जो शरण लेने आपके पास आते हैं, असाइलम सीकर्स, अगर वो रशिया क्रॉस करके आ रहे हैं तो उन लोगों को हम शरण नहीं देंगे, ऐसा फिनलैंड ने बोल दिया है और एक लॉ पास कर दिया है, क्योंकि इनके देश की सेफ्टी सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आ जाता है। देखो, इस तरफ रशिया है, ये फिनलैंड है, तो अगर रशिया से होते हुए कोई असाइलम सीक कर रहा है, राइट, किसी भी कंट्री से आप आ रहे हो, लेकिन अगर आप रशिया से होते हुए आ रहे हो तो आपको असाइलम नहीं दिया जाएगा। फिनलैंड ने ऐसा लॉ पास कर दिया है, ब्लॉक असाइलम सीकर्स क्रॉसिंग फ्रॉम रशिया। क्यों? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी, फ्यूचर में वेपनाइजेशन के साथ में अगर कोई रशिया में आ रहा हो, वेपन्स वगैरह लेके आ रहा हो, तो इन सबको रोकने के लिए पहले से डिसीजन लिया गया है। पेटेरी ओरपो की सरकार ने यह अनाउंस किया, जो कि पीएम है। ठीक है जी, सारी न्यूज समझ में आ गई। आज की न्यूज यहीं खत्म करेंगे, रिवीजन क्वेश्चन की तरफ रुक करेंगे। जल्दी जल्दी से आप आंसर करना शुरू करो। ओके, उससे पहले जल्दी से बता देती हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता, 6 मंथली करंट अफेयर मैगजीन जनवरी से जून तक सारे के सारे करंट अफेयर 6 महीने के अलॉन्ग विथ स्टैटिक जीके कैटेगरी वाइज और अप टू डेट आपको इस मैगजीन में, जो कि A4 फॉर्मेट में, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, अवेलेबल है parchamclasses.in यानी वेबसाइट से, और परचम ऐप से जाके आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। और अगर परचेज के बाद कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे वेबसाइट कई बार ऐसा होता है ट्रैफिक बहुत आ जाता है तो कभी कभी अटक जाती है, आपका पेमेंट कट हो जाता है, आपको PDF नहीं मिल पाती, बहुत रेयर केसेस होता है, मतलब 1% केस है पर हो सकता है। कई बार ऐसा होता है आपने PDF डाउनलोड किए पर वो ओपन नहीं हो रही है। डू नॉट पैनिक, parchamclasses06@gmail.com ये मेल ID है, आप यहाँ पे मेल करेंगे अलॉन्ग विथ योर पेमेंट रिसीट। समझ गए? बस ये करना है आपको। वर्किंग डेज अब चालू हो गए, कल संडे था इसलिए टीम ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, बाकी वर्किंग डेज हैं और टीम आपको हेल्प करेगी। पैनिक बिल्कुल नहीं करना, यहां वहां कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे यहां मेल डालो, टीम रिस्पॉन्ड करेगी, सपोर्ट करेगी। 2 से 3 घंटे का टाइम उनको दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन लेंगे। लखनऊ's फेमस दशहरी मैंगोज टू बी एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सा देश है ऐसा जिसमें पहली बार एक्सपोर्ट किए जाएंगे लखनऊ के दशहरी आम? आंसर क्या होगा? क्या आंसर होगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देन हु वन विंबलडन विमेन्स सिंगल टाइटल 2024? विंबलडन टाइटल महिला एकल खिताब किसने जीता है जी? क्या नाम है? बार्बरा क्रेचिकोवा। ओके, ऑन विच डे ऑफ मंथ ऑफ आषाढ़ डज खर्ची पूजा अकर? खर्ची पूजा आषाढ़ के कौन से दिन मनाई जाती है? कौन सा पक्ष है, कौन सा तिथि है? सो शुक्ल पक्ष है, ठीक है। तिथि कौन सी थी? अष्टमी तिथि। Which of the following statements is true about SDG India Index 23-24 Sustainable Development Goals India Index 2023-24 में कौन सी स्टेटमेंट सही है? फ्रंट रनर कैटेगरी में 25 स्टेट यूनियन टेरिटरी है क्या? नहीं जी, 32 हैं। उत्तराखंड और केरला हाईएस्ट स्कोर लेके आए हैं, 79 ईच। करेक्ट, यही ठीक हो गया, आगे भी देख लो। बिहार बेस्ट परफॉर्मर था? नहीं जी, वर्स्ट था। ऑल स्टेट्स डिक्लाइन शो किए हैं? नहीं, इंप्रूवमेंट शो किए हैं। ठीक है, एंड दिस इज फाइनली योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में देंगे कि क्या थीम है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे की।
ठीक है, इसी के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं और जल्दी ही मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।